नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। जब से केंद्र में अल्प मत की सरकार बनी है बीजेपी की, तब से एक प्रश्न सबके मन में बार बार उभर कर आ रहा है कि क्या देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन देते रहेंगे या ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेंगे? तो इसी टॉपिक पे सुनिए आप दिनेश बोहरा जी के साथ जो चर्चा मेरी हुई थी, उसका क्लिप मैं इस वीडियो के साथ आपको मैं दे रहा हूं। तो सिद्धांत सहगल जी आज हमारे साथ हैं। सिद्धांत जी, स्वागत है रविवार की सुबह और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस सुबह का जो सुहाना मौसम है, बंगाल की खाड़ी से तूफान उठते और लैंड से टकराते और वहां विनाश करते हैं। ये 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक तूफान लैंड से उठ रहा है और समुद्र में जा रहा है। ये प्रकृति की अजब लीला है साहब, अजब लीला है कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। और ये पहले तो इसी पे मैं आपकी 1-2 मिनट की टिप्पणी ले लूं, ये क्या गजब हो रहा है सब क्लाइमेट के अंदर। ग्रहों की स्थिति बहुत ही वोलेटाइल और बहुत ही अजीब, और दूसरी दृष्टि से कहें तो थोड़ी खतरनाक भी बनी हुई है। एक तो बात आप समझते हैं, विशेष करके जो ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि रखते हैं वो लोग समझते हैं कि एक ग्रह दशा, एक यानी ग्रह का गोचर जो एक बार हो जाता है वो वापस उसी सर्टेन पॉइंट पे बहुत जल्दी नहीं आता। वो कई सौ सालों के बाद या कई सालों के बाद आता है। तो ग्रहों की स्थिति इस वक्त जो बनी हुई है, ग्रहों का एक क्लासिफिकेशन है। जैसे मीन राशि जो है जीव कारक होती है, और उस जीव कारक राशि की तरफ शनि देव बढ़ रहे हैं। यानी 2025 में अब शनि देव मीन राशि में आने वाले हैं। अमूमन धारणा या बेसिक पॉइंट है कि शनि अपनी राशि से दूसरी राशि में जाने के 6 महीने पहले से फल देने लगते हैं। अक्सर ये हमेशा नहीं होता, लेकिन इस बार परिलक्षित होगा। और मीन राशि जो है उसका संबंध समुद्र से होता है। तो सामुद्रिक आपदाएं या घटनाएं बढ़ेंगी आने वाले 3 सालों तक, ये और बढ़ने वाली है। जापान में भी मैंने सुना है कि स्थिति बहुत खराब है इस वक्त, भूकंप वगैरह को लेकर, बहुत सी चीजों को। तो जीवों की क्षति जो होनी है उसका मंच सजना शुरू हो चुका है। मंगल अमूमन एक राशि में 45 दिन रहता है। इस बार के गोचर में मंगल थोड़ा मंदगामी होकर 55 दिन रह रहा है, यानी 10 दिन ज्यादा रह रहा है। यह मंगल की स्वाभाविक चाल नहीं है। और मंगल जब वक्री होता है तो 80 दिन से भी ज्यादा, पिछले साल 120 दिन के लगभग मंगल एक ही राशि में रह गया था अपनी मार्गी और वक्रत्व को लेकर। आने वाले समय में मंगल एक ही नक्षत्र में 1 साल से ज्यादा रहने वाला है। और इसको मैं बड़ी जल्दी रिवील करूंगा, कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए मैंने जी। इसको मैं दर्शकों के सामने रखूंगा, इस बात को, जो कि काफी विचारणीय बात है उन लोगों के लिए भी जो लोग अक्सर ज्योतिष को नकारते हैं। उनको भी साबित हो जाएगा कि ग्रह नक्षत्रों की चाल, आसमान में घूमते हुए ग्रह और उपग्रहों की चाल का असर इस धरती पर, मानव पर, सब पे पड़ता है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि 25 से 2033 समय अच्छा नहीं है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चराचर जगत में रहने वाले हर जीव को तकलीफ में आना पड़ेगा। सिद्धांत जी, एनडीए की सरकार बड़ी हिचकोले खा रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस भी चल रहे हैं। चंपई सोरेन को तोड़ लिया, वाईएसआर कांग्रेस के 2 एमपी रिजाइन करके चले गए, 5 और रिजाइन कर रहे हैं। और ये मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आ रही है। ये मुझे लगता है कि इस ढंग से ये कितने दिन तक चल पाएंगे, क्योंकि ये तो सभी के अंदर रंजिश पैदा कर रहे हैं, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। क्या 1-1.5 साल सरकार चलेगी क्या सर? ये एनडीए की सरकार, इस बार की जो एनडीए की सरकार है, पूरे 5 साल पूरे करेगी, इसमें संशय है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है सुनकर, लेकिन इसमें संशय है कि ये सरकार अगले 5 साल पूरे करे
या यही प्रधानमंत्री अगले 5 साल तक रह जाएं, इसमें संशय है। एक तो मैं बार बार कहता आ रहा हूं पिछले कम से कम 4 वर्षों से, और आपके साथ जुड़ने के बाद भी पिछले लगभग 11 महीनों से मैं ये बात बार बार कहता आ रहा हूं कि भाजपा की पार्टी की व्यक्तिगत तौर पे यानी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा। उस वक्त जो लोग ये सवाल उठाते थे कि मैं गलत बोल रहा हूं कि भाजपा के बारे में, पार्टी की स्थिति के बारे में, वो साबित हो गया लोकसभा चुनावों में कि भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। मोदी जी का जो डाउनफॉल 2022 से शुरू हुआ है, ये 2022 से भी 11 महीने पहले मैंने कहा था कि मंगल की महादशा शुरू होते ही इनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ है अभी पिछले हफ्ते ही, उसका भी एक नजारा और दिख गया है। जो उनके हाथों के द्वारा इनॉग्रेट की गई शिवाजी की प्रतिमा 11 महीनों में, 8 महीनों में गिर गई। इतने बड़े बड़े स्टैचू 70 साल पहले से बने हुए हैं, जिनको दोष देते हुए, जिनको दोषारोपण करते हुए इनकी जीभ नहीं सूखती और बिना दोषारोपण किए दिन की शुरुआत नहीं होती। उनके द्वारा बनाए हुए स्टैचू, ब्रिज, सड़कें अभी भी तो लोग इस्तेमाल कर रहे, चल रहे हैं। अब बात यह है कि मैं हालांकि राजनीतिक वक्तव्य नहीं देता ज्यादा, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है, इतनी साफ हो चुकी है कि अब बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा। रोज एक ब्रिज टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको, रोज एक सड़क टूटती हुई नजर आ रही है, सड़क में गाड़ी घुस जा रही है, और ब्रिज टूटने ने तो रिकॉर्ड बना दिया। जी जी जी। और अभी शिवाजी की मूर्ति, वो भी महाराष्ट्र चुनाव के पहले, वो भी महाराष्ट्र चुनाव आने के पहले शिवाजी की मूर्ति जो उनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, वो गिर गई। ये सब तो सर बुरे समय की ही निशानी है ना, ये सब तो बुरे समय की ही निशानी है। दशा अंतरदशा उनकी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये सरकारें तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, एमएलएस को तोड़ना, ये लोग जारी रखे हुए हैं। कहते हैं बुरा समय हो तो आदमी को थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा थम जाना चाहिए, बाहर तूफान आ रहा हो तो खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। इन्होंने तो दरवाजे भी खोल दिए, खिड़कियां बंद करना दूर। और नैतिकता की लकीर इस प्रकार से मिट गई है कि आप अगर किसी एक अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं और सर्कमस्टेंसली उसके साथ ही साथ इतनी जगह और ज्यादा और भी कई जगहों पे ऐसे अन्याय हो जा रहे हैं कि आखिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस के बारे में बोलूं। तो ये जो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, अब ये अंतिम दौर पे है, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं। कहते हैं ना, आदत पड़ जाती है जिस चीज की, उसके बिना हम रह नहीं सकते, और तोड़फोड़ किए बगैर इनको लगता है कि हम टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये तोड़फोड़ जारी है और ये अंतिम दौर पे है। इसका फल अब सामने आना निश्चित नजर आ रहा है। और सर, ये बहुत बार संशय व्यक्त किए जाते हैं नीतीश पे, नायडू पे, कि अब इतना कुछ हो रहा है, वो देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। ये कुछ करेंगे क्या दोनों, आपको लगता है क्या? मुझे कोई खास भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे राजनीतिक तौर पे। मुझे कोई खास भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार हो सकता है बिहार चुनाव तक इनके साथ ही रहेंगे, जुड़े ही रहेंगे। राजनीतिक स्थितियां, अब आप समझिए, मैं एक ज्योतिषीय लिंक या कनेक्शन आपको बताऊं कि मोदी जी की वृश्चिक राशि है, नीतीश कुमार जी की भी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के चौथे में शनि घूम रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि शासन स्थान पे पड़ रही है। नीतीश कुमार जी की भी वृश्चिक राशि है, उनकी भी शनि की सप्तम दृष्टि शासन स्थान पे पड़ रही है। शनि का ढैया दोनों पे जारी है और दोनों मिसटर्न कर रहे हैं, दोनों मिसकंडक्ट कर रहे हैं, दोनों से गलतियां हो रही हैं। और ये तो नहीं कह सकते कि शनि की ढैया में अच्छा फल मिला उन्हें, ये कोई अच्छा फल नहीं कह सकते। क्या मिला है? नीतीश जी ने मान लीजिए समर्थन किया, तो आप मुझे उल्लेखनीय कुछ प्राप्ति हुई है नीतीश कुमार को, आप ये उल्लेख कर सकते हैं कि हाँ नीतीश जी को ये फायदा हुआ। हाँ, पैकेज कुछ मिला होगा अलग से, वो तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, लेकिन वो भी मुंह से कितना बोला गया और मिला कितना, जितना बोला गया उतना मिला। एक सवाल उठता है कि अभी 2 दिन पहले मोदी जी एक
ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में थे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो दर्शकों को मैं बता दूं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वो सारी तकनीकें जिसके द्वारा आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको सुगम बनाया जाता है। जैसे आप पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। वो कहते हैं कि 2029 में भी मैं इस ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के अंदर आऊंगा। 2029 में, 5 साल बाद। तो क्या इससे ये लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि अपनी गद्दी कभी छोड़ना नहीं चाहती? यही बात उन्होंने 15 अगस्त के बारे में कही थी, झंडा मैं ही फहराऊंगा। लेकिन तब बात 1 साल बाद की कही थी, यहां बात 5 साल बाद की कही है सर। मैं यहां 3 बातें कहूंगा जी। पहली, ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे उन्होंने कहा है, मानसिकता के तौर पे भी कहा है। मानसिकता तो है ही कि मैं ही रहूंगा। क्या ये जवाब मोहन भागवत को है, who's looking for his replacement, और उनको बताना चाह रहा है कि मैं यहां पर हूं, मुझे रिप्लेस करने की सोचना मत तुम। एक चैलेंज है, चुनौती है। यस, दूसरा पॉइंट मैं यही कहने जा रहा था कि ये स्टेटमेंट उनका अपने उन विरोधियों को जवाब है जो उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं। ये राजनीति तो पिछले 6 महीने से चली रही है। इन्होंने ऐसी ही कुछ बात इसके पहले भी कही थी, मुझे संदर्भ याद नहीं आ रहा, लेकिन सेम बात इन्होंने कही थी। तो ये अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए, एक तो आप समझे कि मोदी जी हमारे जो हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, अमेरिका में भी भाषण देते हैं तो यहाँ के विपक्षियों को टारगेट करते हैं, यहाँ के लोगों को मेंशन करने के लिए बोलते हैं। वो उनके नेचर में है। तीसरी बात जो आपने कही ना कि गद्दी नहीं छोड़ना चाहते या वो हमेशा रहना चाहते हैं, इस पे ये रेजिमेंटेड पार्टी के अंदर की जो सोच होती है, रेजिमेंटेड पार्टी के अंदर रहने वालों की ये सोच होती है। सीपीएम में भी एक प्रवाद वाक्य था हमारे पश्चिम बंगाल में कि जब तक ये बिल्कुल ही अशक्त नहीं हो जाएंगे ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और आपको बताऊं कि ज्योति बाबू भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। ज्योति बसु कुर्सी छोड़ना, पुतिन की थ्योरी है और शी जिनपिंग की थ्योरी कि मरते दम तक, किम जोंग उन की थ्योरी है कि मैं मरते दम तक रहना चाहता हूं। ये तो वही थ्योरी होगी फिर तो कम्युनिस्ट थ्योरी है ना, ये तो कम्युनिस्ट थ्योरी है। तीनों देशों के नाम जो आपने लिए हैं, तीनों कम्युनिस्ट देश है और रेजिमेंटेड पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी को पोलित ब्यूरो कंट्रोल किया करता था, यहाँ आरएसएस कंट्रोल करता है। और यहाँ भी रेजिमेंटेड कैडर बेस पार्टी है, भाजपा भी और सीपीएम भी कैडर बेस पार्टी है। तो यहाँ ये होता है, ये ऐसी पार्टी में एक अंदर की लड़ाई हमेशा रहती रिप्लेस करने के लिए। ज्योति बसु को एक शब्द बोल के हटा दिया गया था अचानक कि ज्योति बसु उस मामले को संभाल ही नहीं पाए। उनके जैसा चालाक पॉलिटिशियन भी कहीं उनके मुंह से कहीं निकला था। राजनीति में तो होता है ना, कोई बात बोली जाती है, उसके बदले में कौन सी बात आएगी तो हम उसकी स्ट्रेटेजी में क्या बोलेंगे, सब तैयार होते हैं। ज्योति बसु को किसी ने कहा कि आप तो ऐसे कटमट करके चल के जाते हैं जैसे कोई यंग आदमी चल के जाता है। तो ज्योति बसु वहां मिस टॉक कर गए कि ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरी चाल ही वैसी है, लेकिन मैं अंदर से उतना स्वस्थ नहीं हूं। अनिल बसु ने उस बात को लपक लिया, पोलित ब्यूरो ने उस बात को लपक लिया और अनिल बसु ने बिल्कुल पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ज्योति बसु, माननीय ज्योति बसु जो है वो स्वास्थ्य कारणों से चीफ मिनिस्टर की गद्दी छोड़ना चाहते हैं, जबकि ज्योति बसु नहीं चाहते थे। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट ऐसा हो गया कि अब वो रिवर्ट नहीं हो पाया ज्योति बाबू से और उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी चुनावों के पहले उस गद्दी पे आके बैठ गए। आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि मोदी जी भी अंदर से अस्वस्थ हैं और अपने आप को स्वस्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस उम्र में एक उम्र जनित स्वास्थ्य प्रभावित तो होता ही है। पहले जैसे फिट या पहले जैसे उनके चेहरे का तेज या उनका जो भी लुक्स था, सब कुछ तो बदल चुका है। दूसरी बात, यहाँ मैं अनिल बसु की बात उठाकर यह कहना चाहता हूं, जो हम लोग सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि आरएसएस विरोध कर रहा है, लेकिन ये विरोध भी कितना सत्य है और कितना विपक्ष की हवा को दबाने का प्रयास है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं तो आज अनिल बसु की तरह संघ एक बयान जारी कर दे तो सब उलट जाएगा। संघ कोई स्टेटमेंट तो नहीं देता है।
आते हैं तो एनडीए हिचकोले खाता रहेगा, आपका मतलब पूरा टाइम तो पूरा नहीं करने वाला और जल्दी ही टर्म पूरा करना मुश्किल है। हिचकोले एनडीए खाता रहेगा, किसी भी वक्त इधर से उधर मामला हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं एक और कहना चाहता हूं राजनीतिक दृष्टि से, कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, दोनों की पार्टियों को मिलाकर जितनी सीटें होती हैं उतनी सीटें अकेले ममता बनर्जी के पास है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन यहां लग जाएगा बंगाल में? नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन बीजेपी के द्वारा ही तैयार की गई थी। भाजपा में ही वो पनपी, कांग्रेस में रह के वो पनपी नहीं थी। इसलिए ममता बनर्जी कांग्रेस की स्वाभाविक पार्टनर नहीं है, उसके साथ एक तकरार लगी रहती है उससे। जी, ममता बनर्जी क्या इस टर्मोइल से बाहर आ पाएंगी? अभी तो बहुत दबाव में है, काफी उल्टे सीधे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी इस दबाव से बाहर आके, हालांकि वहां तो इलेक्शन बहुत दूर है, तो जब तक इलेक्शन आएंगे लोग सब भूल जाते हैं, हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट है और 2 महीने बाद लोग चर्चा भी नहीं करेंगे देखा जाए तो। ममता बनर्जी इस टर्मोइल से बाहर आ जाएगी बड़ी आसानी से, लगभग आ चुकी है। क्योंकि जितनी तेजी से वहां सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, आज सीबीआई इंक्वायरी जब चल रही है तो गेंद केंद्र के पाले में है ना ममता बनर्जी के पाले में? आज इन्वेस्टिगेशन करने का दबाव केंद्र पे है या ममता बनर्जी पे है? अपराधियों को सजा दिलवाने का दबाव ममता बनर्जी पे है या केंद्र के ऊपर है? बंगाल की घटना का जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दबाव किस पे है? ममता बनर्जी तो निकल गई उस टर्मोइल से, प्राय निकल चुकी है। दूसरी बात यह है ना कि ये जो डिस्टेबल करने की कोशिश होती है राजनीतिक तौर पे, एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, राजनीतिक आंदोलन में पीछे से फिर राजनीतिक लोग घुस गए, तो मुझे 2013-12 के आसपास का अन्ना आंदोलन याद आ जाता है, जिसे सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन कहा जाता है। जबकि आज ये दिन की तरह स्पष्ट है कि अन्ना आंदोलन के पीछे पूरी आरएसएस की भीड़ थी और उसी अराजनीतिक, सो कॉल्ड अराजनीतिक आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी निकलकर बाहर आए। तो अराजनीतिक आंदोलन के नाम पे लोगों को उकसा के जो आंदोलन किए जाते हैं उसके पीछे हमेशा राजनीति होती है और फिर राजनीति उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। या तो आम आदमी को लड़ने दीजिए, छोड़ दीजिए आम आदमी पे। आम आदमी का दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है, लेकिन फिर राजनीति खुद अपना फायदा लूटने के चक्कर में गेंद जो है ममता बनर्जी के पाले में फेंक दी। क्योंकि छात्र आंदोलन जो अभी 2 दिन पहले हुआ वो पूरा बीजेपी आरएसएस का आंदोलन था, तो हो गई कहानी खत्म। अब तो वो आम जनता का विरोध नजर ही नहीं आता और जो आम लोग जुड़े थे वो भी पीछे हट गए। सो ममता विल कम आउट ऑफ दिस टर्मोइल इजीली, आपका कहने का मतलब? बड़े आराम से। देखिए यहाँ क्या आप मतलब क्या समझते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगता है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे या 6 महीने के बाद, तो भाजपा क्या वहां फिर आ जाएगी पावर में? पिछले 2 विधानसभा चुनावों में नहीं आ पाई, क्या इस बार आ जाएगी? इस बार भी नहीं आ पाएगी। तो भाजपा कोई भी ऐसी गलती नहीं करने वाली है जो लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन यहां लगा देंगे, क्योंकि फिर वहां भी बहुत से प्रश्न उनके ऊपर उठ जाएंगे ना। और भी तो बहुत से राज्य हैं जहां राष्ट्रपति चुनाव लगाने वाली स्थिति बन गई थी लेकिन वो लगाई नहीं गई। चलिए मैं एक छोटे से दूसरे मुद्दे पे आता हूं। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इनका समय अच्छा नहीं है, ना पार्टी का ना पार्टी के प्रधान का। तो इनके द्वारा उठाए गए जो कदम है वो सफलता की नींव रखेंगे, इसमें संशय है। इस वजह से भी ममता इस टर्मोइल से बाहर आ जाएगी जी। माने एस्ट्रोलॉजिकल कारण यही है कि ममता इस टर्मोइल से बहुत आराम से बाहर आ जाएगी जी। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने एक तीसरी यात्रा की घोषणा कर दी, इस बार डोजो यात्रा, यानी कि बौद्ध मंदिर से निकली हुई जो कलाएं हैं, आइकिडो और जियोजित्सु की, जो कि मार्शल आर्ट्स हैं। तो यात्राओं के द्वारा जनता इनके साथ जुड़ रही है और ये लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि जो पहले अपने आप को चाय वाला कहते थे वो तो महलों में रहते, नीचे आने को तैयार नहीं है, और जो सोने के चम्मच में पैदा हुआ था वो तो जमीन में कुलियों से मिलता है, उबर के ड्राइवर से मिलता है, मैकेनिक से मिलता है, किसान से मिलता है, मजदूर से मिलता है। क्या सितारे इतने मजबूत हो गए राहुल के कि हर आदमी उसके इशारे पे कठपुतली बन के उनको नचा रहे हैं और ये मोदी जी उसके इशारों पे नाच रहे हैं, जो कहते हैं मोदी जी वही करते हैं। सर क्या सितारों का खेल है, कुछ समझाइए तो सही जरा। सर राहु की महादशा राहुल गांधी जी की
राहु के ही नक्षत्र में, और इस वक्त राहु में शनि का दशम से संबंध बना हुआ होना, राहुल गांधी जी की प्रसिद्धि अभी दिन पर दिन बढ़ती ही जाने वाली है। अभी नीचे उनका पैरामीटर नहीं आने वाला। दूसरी बात, मैं इस डोजो यात्रा को मध्यावधि चुनाव की आहट के तौर पे भी देख रहा हूं, क्योंकि मध्यावधि चुनाव, सर दोबारा कहिए जरा ये शब्द, मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म लोकसभा इलेक्शन। क्योंकि मोदी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि हम जनता के बीच चले जाएंगे। अभी ज्यादा पुराना स्टेटमेंट नहीं है, कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है कि हम दबाव नहीं लेंगे, दबाव नहीं झेलेंगे, हम जनता के पास चले जाएंगे। तो उनका भी इशारा वही था। और ये मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन की आहट है ये राहुल गांधी जी की ये डोजो यात्रा। अच्छा। और निश्चित तौर पे जनता से वो जुड़े हैं, बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जमीनी नेता नहीं है गौरव साहब। उनके बारे में प्रचार जो भी चलता रहा हो, उनके ऊपर एक टैगलाइन लगाई गई कि वो चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे, इस पे बहुत से प्रश्न किंतु परंतु हैं। लेकिन मोदी जी जनता के बीच के लीडर नहीं है। मोदी जी ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आप उठा के दिखा दीजिए इतिहास में कि मोदी जी कहीं आंदोलन में थे। वो खुद को आंदोलन से जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए बांग्लादेश के आंदोलन में भी अपनी हिस्सेदारी घोषित कर देते। लेकिन हकीकत में मोदी जी आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं है। जमीन की समझ मुझे तो लगता नहीं है उनको। उनके उलट क्या ममता बनर्जी आंदोलन से निकली हुई नेता है। ममता बनर्जी जमीन से जितनी जुड़ी हुई है, मोदी जी नहीं जुड़े हुए। अब आज की तारीख में जिसे राजकुमार कहा जाता था, महलों का राजा कहा जाता था, वो जनता से जुड़ गया है, जमीन से जुड़ गया है। और जनता के इतने छोटे छोटे मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इन सब का राजनीतिक फायदा तो उनको भविष्य में मिलना ही है। वो तो कोई छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है। और आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल मिलना ही मिलना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल आपको मिलेगा। तो राहुल गांधी जी की डोजो यात्रा इनकी लोकप्रियता में और वृद्धि करेगी, क्योंकि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में जितनी बाधाएं राहुल गांधी जी को आई थी, इस बार उतनी बाधाएं भी नहीं आनी है, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। 2024 की भारत जोड़ो यात्रा के बंदोबस्त विपक्ष इस वक्त मजबूत है। राहुल गांधी जी भी अपने पद की वजह से पहले से ज्यादा मजबूत है। तो ये भी सफल होनी ही है। और की पॉइंट है वही जो मैंने कह दिया, मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। कब देखते हैं आप मध्यावधि चुनाव? 26 के अंत तक। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं, 26 के अंत नहीं, 26 की शुरुआत तक, करीब 1.5 साल और अप्रोक्सीमेटली। तो 1.5 साल के अंदर आपको उम्मीद है कि ये सरकार गिर जाएगी और शायद हमें मध्यावधि चुनाव की ओर जाना पड़े। तो आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की डोजो यात्रा बेसिकली एक प्रिपरेशन है मध्यावधि चुनाव की। बड़ी बात कही आपने। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, आप भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं बहुत, और ज्योतिष के एडवाइस, ज्योतिष की राय पे भी चलते हैं। 2026 की शुरुआत में बीजेपी की दशा अंतरदशा जो इस वक्त चल रही है, उसमें परिवर्तन आने वाला है। यानी 26 की शुरुआत से भाजपा की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि 2029 में बीजेपी सत्ता में वापस आती नहीं दिखती। उनकी ग्रह की जो अंतरदशा चल रही है, जो महादशा अंतरदशा चल रही है, तो 26 में उनकी जो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन 2026 में अगर मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर अगले आम चुनाव तो 2031 पे आ जाएंगे। फिर वो 2029 के चुनाव तो होंगे ही नहीं। फिर मैं समझ गया आपकी बात। तो 2029 में नहीं आ रहे, मतलब 26 में भी नहीं आ रहे। 2029 में आने वाली स्थिति नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब 26 में भी नहीं दिख रही है। वो फिनटेक फेस्टिवल का उद्घाटन कौन करेगा? तो अभी तो बोल के आए थे कल वहां पे कि मैं तो अभी 2029 में भी आ रहा हूं आपके पास। तो
हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री तो एक पद है ना, कोई व्यक्ति थोड़ी है। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। वो एक शेर आता है ना, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो कभी कभी इंसान ज्यादा ख्वाहिशें पाल बैठता है। कोई आखिरी टिप्पणी आप, कोई आखिरी बात कहना चाहें आप? ख्वाहिशें बोरा सर इंसानी फितरत है, और आखिरी लाइन पे यही खत्म कर दूंगा मैं, और कुछ नहीं कहना है कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपने हालात से कोई बशर नहीं, आगाह अपने हालात से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो बाकी तो सब परवरदिगार और ऊपर वाले के हाथ में है, वही सब कुछ करता है। ग्रह नक्षत्र सितारे ही सब कुछ करते हैं, इंसान कठपुतली। तो ये थे मध्यावधि चुनाव पे मेरे विचार जो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वोरा जी के चैनल पर आप मुझे रविवार 10 बजे सुबह देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।